बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिएक्शन विद दुआ भट्ट के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं दुआ भट्ट। आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हस्बे रवाई चैनल में नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तिमास है कि पहले रिएक्शन विद दुआ भट्ट को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप हमारी हर खबर से बाखबर रह सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। एक ऐसे शख्स की कहानी जो अपने हालात से मायूस हो चुका था। किसी भी खुशी में उसका दिल नहीं लगता था। नाकाम इश्क के बाद उसने अपने आप को मुकम्मल मुर्दा तस्वर कर लिया था। मायूसी कुफर है, लेकिन फिर भी मायूस हो जाने वाले लोग कम नहीं। जिंदगी के आखिरी अयाम में सफेद चादर वाले बिस्तर पर लेटकर अपने माजी के झरोकों में झांकना और अंधेरे ही अंधेरे पाना किस कदर कर्बनाक है, ये कोई मुझसे पूछे। मैं मुल्क का एक गुमनाम राइटर जो सारी जिंदगी इसी काम में लगा रहा कि खूने दिल से फकत एक ऐसा कुछ तहलीक कर जाऊं कि इस दुनिया से जाने के बाद भी अदब में मेरा नाम सुनहरी हरूफ में लिखा जाए। लेकिन अफसोस हालात ने यूं ठोकरों में रखा कि कभी सर की तरफ नजर ही न गई। यूं वक्त के पाँव में पड़े सिसकते रहे कि कहीं से चंद बूंद जिंदगी नसीब हो, मगर लम्हों ने अपने गुजरने के नक्शा हमारे वजूद पर जख्मों की सूरत छोड़े। बचपन शहर के फुटपाथों की जीनत रहा के कूड़े के ढेर पर पलने वाले बच्चों को नरम गरम बिस्तर कहाँ नसीब होते हैं। सुना करते थे कि हर इंसान की जिंदगी का एक हिस्सा दुख में, एक हिस्सा मुशक्कत में और एक हिस्सा सुख में गुजरता है। खुद पर गौर करता हूँ कि मेरा शुमार कौन से इंसानों में होता है जिनकी सारी जिंदगी फकत दुख ही दुख है। क्या दिया इस जिंदगी ने मुझे, एक बेकार बेमसरूफ वजूद ही रहा हूँ मैं सबके लिए। मैं कभी भी तो किसी के लिए अहम नहीं रहा। करतास मेरे लिए शतरंज का बसात था और लफ्ज मोहरे चाले बदल बदल कर दिलचस्प खेल खेलना मेरा मशगला था। और ये अल्फाज ही तो थे जो मेरी तन्हाई के साथी थे। जब मैं अपने तंग व तरीके कमरे में फ्लैट की बालकोनी में तन्हा बैठा होता था तो ये अल्फाज मेरे सामने गुलामों की तरह सर झुकाए आ जाते थे। तकाजा करते थे कि उन सब को जमा करूं और एक नई तहलीक बना डालूं। शुरू में मेरी तहरीरें आम कारियों की जहानत से मुतसादम होती थी। एक बार एक रसाले के एडिटर ने मुझसे कहा, जफर साहब आप वो लिखा करें जो आम लोगों की भी समझ आ सके और इनकी दिलचस्पी का समान भी हो, यानी यही जो आम से मौज़ूआत होते हैं जैसे इश्क व मोहब्बत, घरेलू कहानियाँ, माशरती कहानियाँ। यानी मैं कलम पर पहरे बिठा दूं, वो लिखूं जो लोग चाहते हैं। मुआशरे के नसूरों को बहने दूं, खोलने दूं, इन्हें साफ न करूं। इन लंगड़े मुआशरे के पहाड़पन को देखकर कबूतर की तरह आंखें बंद कर लूं। सर ये कलम बहुत मजबूत हथियार है और मुझे इसका सही इस्तेमाल करने दें। मैं अपने तंग सदा फ्लैट में बैठा मुसलसल खोल रहा था। दरअसल ये जो सच होता है ना, चश्मे के शफाफ पानी की तरह होता है, फूटता रहता है। अगर इस पर बंद बांध दिया जाए, इसको महदूद कर दिया जाए तो कुछ ही अरसे में ये गंदा ज़दा हो जाता है किसी गंदगी की तरह। और मैं अपने दिमाग के सच को गलत होने से बचाना चाहता था। सो कागज तो काले करता रहा, लेकिन फिर इसकी तशरीह करना बंद कर दी। इन्हीं दिनों मुल्क के एक नामवर साले की तरफ से मुझे लिखने की ऑफर हुई। उस रिसाले के लिए मैंने तकरीबन 12 के करीब मुख्तसर अफसाने लिखे, जिन्हें बादशाह किताबी सूरत में उसी अदारे की तरफ से शाया भी किया गया। और यही किताब मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी पहली और आखिरी खुशगवार तब्दीली का बाइस बनी। बहुत ही आम से दिनों में से एक दिन वो भी था जो मैं काफी देर बेमकसद सड़कों की खाक छानने के बाद अपने फ्लैट की तरफ आया तो सीढ़ियों पर एक डाकिये ने रास्ता रोक लिया। आप ही जफर अली साहब हैं? जी हाँ जनाब, आपका खत। मेरा खत? मैं हैरत ज़दा था कि आज तक मेरा कोई खत यूं घर के पते पर नहीं आया था। जी जनाब, मैं सुबह रसाले के दफ्तर गया था, उन्होंने घर का पता बता दिया कि आप काफी दिनों से वहाँ गए नहीं। अच्छा, मेरी हैरत कदरे कम हो गई। डाकिया खत थमाकर चला गया। मैं सीढ़ियाँ चढ़कर अपने फ्लैट में आ गया। हैंड राइटिंग कतई अजनबी थी। लिफाफा खोला तो मुख्तसर सा मजमून निगाहों के सामने था। जफर साहब, आपकी चंद तहरीरें निगाहों से गुजरी। बिलाशुबा अपनी मिसाल आप थी, लेकिन मुझे रहबरे इश्क सबसे ज्यादा खूबसूरत लगी। लेकिन मैं इसके इख्तिताम से कुछ मुतमिन नहीं। जुनैद की मौत दिखाकर तो आपने मोहब्बत को नीचा कर दिया। क्या आपके ख्याल में इस किरदार के साथ इंसाफ हुआ है?
वही सनफ नाजों की नजाकत अमेज सोच, ये लड़कियां हमेशा सब अच्छा ही क्यों चाहती हैं। अहमकों की जन्नत में रहने वालियां ये नहीं जानती कि जिंदगी ख्वाब नहीं है। तभी जब इस जिंदगी की स्याह तरीक के पहलू से आशना होती हैं तो टूट जाती हैं। मैंने खत पढ़कर एक तरफ डाल दिया। 1-2 दिन बाद यूं ही ख्याल आया कि क्यों ना खत का जवाब दिया जाए, और फिर मैंने भी चंद अल्फाज तहरीर करके डाक के सुपुर्द कर दिए। मोहतरम सादिया साहबा, आपका खत मिला, पढ़कर खुशी हुई कि मेरी तहरीरों को आपने सराहा है। रही बात रहबरे इश्क की, तो इसका इससे बेहतर एंड मेरे जहन के गोशे में नहीं था। जुनैद का मरना मोहब्बत को नीचा नहीं सुर्खरू कर गया। मेरा ख्याल है कि वो मोहब्बत की इंतहाई कैफियत थी जिसमें उसने ये कदम उठाया, और ये इसके जज्बों के खालिसपन की दलील भी था। यूं खतो किताबत का एक सिलसिला चल निकला। पहले एक दूसरे से वाकफियत हुई और फिर रफ्ता रफ्ता उल्फत मोहब्बत में बदलती चली गई। बहुत ही कलील वक्त में हमने सदियों का फासला तय कर लिया था। हमने एक दूसरे को देखा नहीं था लेकिन बहुत अच्छी तरह जानते थे। सो जिंदगी का अहम तरीन फैसला हमने एक दूसरे के हक में किया। मैं तनहा जिंदगी गुजार रहा था, सो सादिया का वजूद मुझे जीने का बहाना लगा। इन दिनों मैंने अपने बेहद अजीज दोस्तों को भी छोड़ दिया था। शायद इसलिए हर इंसान को जिंदगी में अगर सिर्फ एक मुखलिस साथी भी मिल जाए तो इसका दिल मुतमिन हो जाता है। सादिया की मोहब्बत मेरे पास मौजूद गिनी चुनी मोहब्बतों में सबसे ज्यादा अहम और अनमोल थी। इसका साथ ही दरअसल कामयाबियों का वो जीना था जिस पर चढ़कर मैं अपना ख्वाब पा सकता था। सादिया दूसरी लड़कियों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी, सबसे अलग, सबसे मुनफरिद, सबसे कहीं ज्यादा एहसास और सुलझी हुई। इसे मेरे एक कमरे के तंग ज़दा फ्लैट में भी मेरे साथ रहना गवारा था, लेकिन मेरा नसीब तो ठोकरें थी। भला मुझे कहाँ चंद लम्हे किसी महबूब की जुल्फों के साए तले सस्ताने की मोहलत मिल सकती थी। कुछ लोगों की सारी जिंदगी मुसाफत में कटती है। घर से निकलते ही तो सफर ही सफर दरपेश होता है। एक खुश फहमी सी होती है कि मंजिल पर पहुँच गए, लेकिन जब गौर करते हैं तो पता चलता है कि मंजिल कहाँ, हम तो अभी तक वही हैं जहाँ से चले थे। सादिया का फैमिली बैकग्राउंड था, वो मेरी तरह तनहा नहीं थी। बड़े बड़े कुनबे की फर्द थी। वो मुझे बताया करती थी कि जफर मुझे घर में सिवाय अपनी अम्मा के और कोई नहीं समझता। सो जब उसने अपनी अम्मी से मेरे बारे में बात की तो वो मान गई, लेकिन इसके सब घर वाले मेरे मुखालिफ डट गए। सादिया का रिश्ता इस लड़के से करने से बेहतर तो यही है कि हम सादिया को फुटपाथ पर बिठा दे। भला ये क्या दे सकता है इसे, क्या है इसके पास? मैंने खुद पर गौर किया। हाँ वाकई क्या दे सकता हूँ मैं सादिया को? मोहब्बत और सिर्फ मोहब्बत, और ये तो कोई भी दे सकता है। इसे जिंदगी के सुख और खुशियाँ तो नहीं दे सकता ना। मुझे अपनी जात एक बेवकत पत्थर से भी ज्यादा बेकदर लगी। मोहब्बत की जिस हद पर सादिया ने मुझे बिठाकर मेरी पूजा की थी, इसके बड़ों ने मुझसे वो रुतबा व मुकाम छीन लिया। यकदम इतनी ऊंचाई से जमीन पे गिर जाना, मेरा दिल टूटकर कई हिस्सों में बट गया। मैंने सादिया की खुशियों के लिए कई प्लान बनाए थे। अगर वो मेरी जिंदगी में आ जाती तो तमाम उम्र इसकी आंख अश्कों से तरसती, इसके होंठ मुस्कुराहट से आशना रहते, लेकिन मेरी सारी सोचें एक तलख वक्त के बवर में डूबकर रह गई और ख्वाब शीशे की मंद बिखर कर रह गए। उस शब उसके लिखे हुए खतूतों को जलाते हुए मैंने अपने अंदर के राइटर को भी खत्म कर दिया। मार दिया उस जफर अली को जो मुआशरे के रिश्ते हुए नसूरों का इलाज करना चाहता था। तोड़ दिया वो कलम जो इनकलाब लाना चाहता था। सारी दुनिया से रूठ गया। क्या मोहब्बत पर मेरा कोई हक नहीं? मैंने क्या गुनाह किया जिसकी सजा तन्हाई की सूरत मुझ पर मुसल्लत है? बचपन से लेकर आज तक किसी आंख में अपने लिए मोहब्बत नहीं देखी। मुझे हमदर्दी नहीं, मोहब्बत चाहिए थी, और वो मोहब्बत मेरे इतने करीब आकर मुझसे दूर चली गई। दुनिया ने मुझसे मेरा वहाँ जीने का सहारा छीन लिया। कई दिन तक यूं ही फ्लैट में बंद रहा, घुट घुट कर जीता रहा कि बुज़दिल था, खुदकशी नहीं कर सकता था मगर मौत का इंतजार तो कर सकता था। सो मैंने वो किया। मेरी जिंदगी में इस कदर अंधेरे थे कि रोशनी की वाहिद किरण को निगल गए। सादिया किसी और के आंगन का चांद थी, तो जिसकी थी उसके आंगन में रोशनी फैला रही थी, और मैं पिछले 3 साल से तनहा अपनी जिंदगी के अंधेरों में था कि एक दिन खबर मिली मौत बहुत करीब आ गई है। दिल ने एक आफियत सी महसूस की। एक दिन यूं ही तनहा पार्क के गोशे में बैठा सिगरेट फूंक रहा था कि किसी ने पुकारा। जफर आवाज जानी पहचानी सी थी। सो मैंने पलटकर देखा, सामने ही मेरा एक बहुत पुराना दोस्त अनवार खड़ा था। अनवार, मैंने जवाब में यकीन दहानी चाहिए तो वो आगे बढ़कर मुझसे लिपट गया। कहाँ रहता है तू यार? उसने बेतलकी से मेरा हाथ थामा, फिर एकदम चौंक पड़ा। यार तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, चलो मेरे साथ डॉक्टर के पास। अरे यार छोड़ो,
खुद ही ठीक हो जाएगा। तुम बताओ कैसे हो? बाकी बातें बाद में, पहले तुम चलो डॉक्टर के पास। और फिर जिद करके मुझे डॉक्टर के पास ले गया। कसरत सिगरेट नोशी से इनके फेफड़े बिल्कुल खत्म हो चुके हैं और आपके दोस्त हड्डियों की टीबी का शिकार हैं। मर्ज खतरनाक हद तक बढ़ चुका है। इनका फौरी तौर पर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना ही इनके लिए बेहतर रहेगा। नुस्खा लिखकर अनवार को पकड़ाते हुए डॉक्टर ने धीमे लहजे में कहा। अनवार ने नहायत अफसोस भरी नजरों से मेरी जानब देखा और मुझे लेकर क्लिनिक से बाहर आ गया। जफर, क्या तुम इतने बेखबर थे? लहजे में सवाल से ज्यादा शिकायत थी। नहीं, मैंने इसके साथ चलते हुए मुख्तसर सा जवाब दिया था। फिर तुमने अपनी तरफ से ये लापरवाही क्यों बरती? इसलिए कि जिंदगी के दामन में मेरे लिए कुछ नहीं, ना था, ना है और ना होगा, फिर जीने का क्या फायदा? मैंने अफसरदगी से कहा। उस दिन तो अनवार मुझे फ्लैट पर छोड़ गया था, लेकिन बाद में वक्फे से मेरी खबरगिरी को आता रहता था। दवाइयों का खर्चा भी उसने उठा रखा था। एक दिन जब वो आया तो मैं खांसी के मारे बेहाल हो रहा था। बिस्तर की चादर और खुद मेरे कपड़े खून से भरे पड़े थे। उस दिन उसने मेरी एक ना सुनी और टीबी हॉस्पिटल में मुझे एडमिट करवा दिया। मुझे आज यहाँ आए हुए 1 माह से ज्यादा हो गया है। बिस्तरे औलाद पर पड़ा मौत के दिन का मुंतजिर मैं जफर अली अक्सर सोचता हूँ, कुछ लोगों के दिलों की सरजमीन बंजर ही क्यों रहती है। दुआ वाइस के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मायूसी गुनाह है। हमें अपने अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। जरूरी नहीं कि जिंदगी की हर ख्वाहिश हमारी पूरी हो जाए, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि हम अल्लाह की रहमत और जिंदगी दोनों से मायूस होकर जिंदा रहना छोड़ दें। जिंदगी अल्लाह की दी नेमत और अमानत है। जिंदगी अल्लाह की दी नेमत और अमानत है। नेमत का शुक्र अदा किया जाता है और अमानत को हिफाजत के साथ लुटाया जाता है। इसके साथ ही अब मुझे दे इजाजत। मिलते हैं इंशाल्लाह न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।